समाजवादी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको समाजवाद पढ़वाया जाए और अंबेडकरवादी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको अंबेडकर के कुछ नहीं तो हम सिलेक्टेड राइटिंग से निकाल रहे हैं। अब एक धर्मांतरण नाम से आ रहा है और दूसरा कुछ चुनिंदा दस्तावेज लेकर आएंगे। कुछ नहीं, 200 पेज पढ़ लो, फ्री में देंगे। अब पढ़ो और एक्शन में आओ। कह रहे थे कि संविधान अगर खराब हो और लागू करने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा हो सकता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि संविधान पर अमल करना पूरी तरह से संविधान पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को, जैसे कि कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का काम, इंस्टीट्यूशंस, इन विभागों का काम हमेशा लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब किस प्रकार पेश आएंगे यह कैसे कहा जा सकता है। इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आएंगे यह जाने बगैर संविधान के बारे में कोई भी टिप्पणी करना निरर्थक होगा। आज जो लोग सीबीआई, ईडी और इससे डर रहे हैं और जेल जाने से डर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि जब आपकी सरकारें होती हैं, कैसे ये आरएसएस, बीजेपी बढ़ा, जितने समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग भी, इनको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। तो ये दलित और पिछड़ों के कंधों पर चढ़ के ये मनु राष्ट्र आने की तैयारी चल रही है। हमने ही बढ़ाया है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में। खेल के मैदान से खिलाड़ी निकाले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से शिक्षक निकाले जा रहे हैं, मीडिया रूम से पत्रकार निकाले जा रहे हैं। तमाम सब घटनाएं एक साथ चल रही। कोई संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था ठीक से काम नहीं कर रही। जो दक्षिणपंथी थे वो प्रतिगामी थे और वो समय के चक्र को पीछे ले जाना चाहते थे। न संविधान को उस समय उन्होंने माना, ऑर्गेनाइजर में लेख छपा है, हम सब जानते हैं। तो सीधा सीधा बात करना चाहिए कि आरएसएस, बीजेपी से संविधान को खतरा है, वो सब जगह दिख रहा है। आज के समाजवादी कितने समाजवादी हैं और आज के अंबेडकरवादी कितने अंबेडकरवादी हैं, अपने आप में शोध का विषय है। सभा में उपस्थित सभी साथी, आज आप सुरेंद्र मोहन जी के स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। सबसे पहले मोहन जी को नमन और आप सभी का शुक्रिया कि इस महत्वपूर्ण शहर में आपने मुझे बुलाया। सुरेंद्र मोहन जी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, अगर आज होते, आज की राजनीति और परिवेश में होते, तो शायद उनको साइडलाइन करके उनको पागल करार दे दिया जाता। आज एक एमएलए एमपी के टिकट के लिए लोग जमीर बेच देते हैं, वैसे लोग भी रहे हैं जो मंत्री पद ठुकरा देते थे। तो एक आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, और वैसे लोगों के लिए जो आंदोलनकारी हैं, जो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, उनके लिए एक आदर्श रूप है। बहरहाल, जब मैं यहाँ आ रहा था दिल्ली से, तो मैंने पहले अंबेडकर और लोहिया के बीच जो पत्राचार हुआ वो मैंने पढ़ा। फिर एक शूद्र के नाम लोहिया जी का पत्र है, वो भी मैंने पढ़ा। लेकिन बाद में देखा कि विषय जो है संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर मंडराते खतरे और चुनौतियां हैं, तो मुझे कहना था जो मैंने बदल दी। अदरवाइज अंबेडकर कितना समाजवादी और लोहिया कितना अंबेडकरवादी, इस पर मैं बोलता। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का स्टेट एंड माइनॉरिटी एक बार फिर पढ़ा जाना चाहिए और लोहिया जी के विचारों के साथ तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर का गंभीरता से होना चाहिए। नहीं आ रहा हूँ, विषय पे ही बोलूंगा, उस पर बोल भी दूंगा। वो दोनों एक ही लाइन है, बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन आज के समाजवादी कितने समाजवादी हैं और आज के अंबेडकरवादी कितने अंबेडकरवादी हैं, अपने आप में शोध का विषय है। और मुझे लगता है कि दोनों को साथ आना चाहिए था। यही एक ड्रीम था लोहिया और अंबेडकर का। संविधान और लोकतंत्र पे जो खतरा मंडरा रहा है, जिस सूबे से ज्यादा खतरा है, उस सूबे के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि चुनाव के समय जरा ध्यान रखें।
और ये शहर ज्ञान विज्ञान के सृजन का केंद्र रहा है। मैं अपने पीएचडी के दौरान काफ़ी आया, साहित्य सम्मेलन भवन में काम किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम किया। तो जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का शहर इलाहाबाद, मैं अभी भी इलाहाबाद ही कहता हूँ, प्रयागराज अभी जबान पे चढ़ा नहीं। तो जो ज्ञान विज्ञान के सृजन का केंद्र था, आजकल वहाँ पे भावना प्रबलता ज़्यादा हो गई है, भावना आहत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इस शहर को भी बचाना है, क्योंकि बात बात पे यहाँ से फरमान जारी होते हैं, कभी किसी को मारने की, किसी को गोली लगती है, तमाम यहीं प्रयागराज से इलाहाबाद से हो रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी भावनाओं पे थोड़ा अंकुश लगाते हुए बोलने की कोशिश करूँगा। और गाहे बेगाहे अगर भावना आहत होती है तो खैर मैंने सबका ठेका नहीं लिया है, मुझे जो कहना वो कहेंगे। आखिर संविधान पे खतरा किससे है, पहले स्पष्ट होना चाहिए। और जब ये विषय आता है, मैं बार बार संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण को पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। और इसलिए आजकल बाबा साहब को बहुत लोग कोट करते हैं, मैं भी अपना मटेरियल लेके ही चलता हूँ कि पेज नंबर के साथ बता दूं कि उन्होंने संविधान सभा में कब क्या कहा था। जब संविधान सभा बनी थी उसमें कई धारा के लोग थे, कई धारा के लोग थे। उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें राजे रजवाड़े दक्षिणपंथी भी थे, और कांग्रेस, जाहिर है कि वेस्टर्न लिबरलिज्म से प्रभावित कांग्रेस भी थी। कांग्रेस की वजह से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में गए। तो संविधान सभा में दो इंपॉर्टेंट चुनौतियां मिली थी, एक सोशलिस्ट की तरफ से, एक कम्युनिस्ट की तरफ से। उनका पॉइंट यह था कि हम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करेंगे, कम्युनिस्ट का। सोशलिस्ट कहते थे कि हम पूरा निजीकरण करेंगे। लेकिन एक धड़ा और था, और सीधा खुल के उसमें बात होनी चाहिए, वो था दक्षिणपंथ आरएसएस की धारा। अगर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट से अगर कोई वैचारिक मतभेद था तो वो मतभेद प्रोग्रेसिव था, आगे जाने वाला था। लेकिन जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड लोग थे, जो दक्षिणपंथी थे, वो प्रतिगामी थे, और वो समय के चक्र को पीछे ले जाना चाहते थे। न संविधान को उस समय उन्होंने माना, ऑर्गेनाइजर में लेख छपा है, हम सब जानते हैं। तो सीधा सीधा बात करना चाहिए कि आरएसएस अब बीजेपी से संविधान को खतरा है, वो सब जगह दिख रहा है, दिख रहा है। खेल के मैदान से खिलाड़ी निकाले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से शिक्षक निकाले जा रहे हैं, मीडिया रूम से पत्रकार निकाले जा रहे हैं, तमाम सब घटनाएं एक साथ चल रही। कोई संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था ठीक से काम नहीं कर रही। और जो लोग सवाल करने वाले लोग हैं, लोकशाही का मतलब ये नहीं है कि हम आप एक विचार को मानते हैं और एक साथ रहते हैं। लोकशाही का मतलब ये है कि हम अलग अलग विचार मानते हैं फिर भी साथ रहते हैं, ये डेमोक्रेसी। तो वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर और वन आइडियोलॉजी, ये काम चल रहा है। कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी सवाल खड़े कीजिए, तो आपकी भावना है कि छुई मुई है, हर चीज से आहत हो जाती है, हमारी भी भावना है। और जिस पंथ की आप बात कर रहे हैं वो कोई मोनोलिथिक सिस्टम नहीं है, उसमें तरह तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी धाराएं नहीं। तो इसलिए ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी पीएचडी है, कई किताबें प्रकाशित कर चुका हूं। लेकिन सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जिस समय इन संस्थाओं में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, वो कैसे इतना विकराल रूप हो गया कि यहां तक वो पहुंच गया। कैसे? बीजेपी 1980 में बनी है, 2 सीट मुझे याद है, मैं बच्चा था उस समय। और आज पूरे भारत में ऐसा लग रहा है कि संविधान पे और इंडियन रिपब्लिक पे, मैं रिपब्लिक कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर जो लिखे थे स्टेट एंड माइनॉरिटी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की धारणा दी थी। तो लग रहा है कि इन लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है। गवर्नेंस नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तो है, बट इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ये महत्वपूर्ण चीज है कि प्रशासन के सामने एक नजर से आप देखे जा रहे हैं या नहीं देखे जा रहे हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में 500 मीटर के अंदर, एक ही शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 2 तरह के कानून आपको दिख जाएंगे। हेट स्पीच बोलने वाले को रिवार्ड मिलता है। सुनीलम जी बैठे हुए, दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एफआईआर होते रहते हैं उनके ऊपर किसी भी बात पर।
तो साथियों, स्थिति आई क्यों? सबसे पहले मैं दलित पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुजन पॉलिटिक्स बहुत चला। आखिर उत्तर प्रदेश में मंडल के बाद कमंडल आ गया, क्यों आया? तो मैं दलित पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि राइज ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे और क्या दलित पॉलिटिक्स में अभी चल रहा है, यह समझने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था और मनमाड़ में था 16 जनवरी 1949 को, और उस स्पीच का आखिरी पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूं कि 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे हैं। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और तीसरा, पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। 3 डिमांड। इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई, हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिले। इससे हमारा भाग्योदय खंडित होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। जो भी मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करते रहना चाहिए। डिमांड फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे बदन रहूंगी, इस कहावत जैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आई एम कोटिंग अंबेडकर। कि आप देखिए कि दलित पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री बनेंगे और नहीं तो जो मिला है वो भी दबा देंगे। आखिर वो धाराएं उत्तर प्रदेश में ही 3 बार बीजेपी की सरकार से सहयोग से सरकार बनती। जो विजन था डॉक्टर अंबेडकर का, वो पोस्ट अंबेडकर एरा में कहां गया? तो अंबेडकरवादी जो दलित पैंथर से निकले थे वो भी आजकल मंत्री हैं सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट। जो यहां पे अब जात जात की पार्टी बना ली है, दलितों में भी पिछड़ों में भी, तो वो भी सीट एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारे जात का 2 सीट हमें दे दो, 3 सीट हमें दे दो। प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो भी बनने के लिए काबिल कि जो मिला 3 डिमांड में से 2 तो आप खोते जा रहे हैं। आवर कंसर्न इज सोसाइटी, पीपल, नॉट लीडर। डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़के दिया वो आखिर वो रास्ता धीरे धीरे वो दलित पॉलिटिक्स का रास्ता देखिए। दलित पॉलिटिक्स बिहार में देखिए, जीतन राम मांझी, रामविलास जी तो अब नहीं रहे, बेटा उनका भाई। तो ये दलित और पिछड़ों के कंधों पर चढ़ के ये मनु राष्ट्र आने की तैयारी चल रही है। हमने ही बढ़ाया है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में। सोशलिस्ट मूवमेंट, देखिए एंटी कांग्रेसिज्म को मुझे लगता है लोगों ने पर्सनल लड़ाई का मुद्दा बना लिया। आज सुनीलम जी कह रहे थे और हम सब इस बात से सहमत हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। सब सहमत है इस बात से कि उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन देखिए आखिर कैसे ये आरएसएस बीजेपी बढ़ा, जितने समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग भी इनको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। एक आध अपवाद छोड़ दीजिए तो अल्टीमेटली जनता पार्टी की सरकार बनी और बाद में तो रामविलास जी, शरद जी सब एनडीए में ही गए। तो ये हमारे लिए अपने लिए भी आत्मचिंतन करने का समय है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस एंटी कांग्रेसिज्म था, लेफ्ट का भी था, लेकिन लेफ्ट अपने थ्योरेटिकल स्टैंड पे कायम रहा। बीजेपी के साथ 89 में सरकार बनी बीपी सिंह की साझा, लेकिन वो अपने स्टैंड पे अड़े रहे। लेकिन समाजवादी आंदोलन से निकले लोग, मेरे से पूर्व वक्ता जो बात कर रहे थे कि एक पांव रेल में एक जेल में, आजकल नेता लोग आंदोलन करने से डरता है। समाज राजनीति से आगे चल रहा है, समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, पत्रकार जेल जा रहे हैं, प्रोफेसर जेल जा रहे हैं, लेकिन नेता लोग सिर्फ सीट का तालमेल कर रहे हैं। तो हमें बिना शर्त नहीं, एजेंडा के साथ समर्थन है। बिना शर्त तो फिर बेलगाम घोड़ा हो जाएंगे ना। इसमें मैं कह रहा हूं कि यही नहीं, कांग्रेस ने भी एक जगह ये सीधा सीधा जब सेकुलर स्टेट था भारत, तो सीधा सेकुलरिज्म के एजेंडे पर लड़ना चाहिए था। ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? जब होलसेल दुकान जब आरएसएस बीजेपी का खुला ही हुआ है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले में कौन जाएगा खुदरा व्यापारी के पास?
देखिए अभी मध्य प्रदेश चुनाव में सुनील जी भी थे, हम भी गए थे 3-4 दिन के लिए, और सब कुछ आपके पक्ष में होते हुए आप नहीं जीत पाए। तो वहां कमलनाथ जी जाके बागेश्वर बाबा के चरण में बैठे हुए। सीधा सीधा क्या दिक्कत है कहने में? मुसलमानों का वोट फ्री में चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं बोलेंगे क्यों भाई? 17-18% वोट जो है फ्री में लेना है, बोलेगा कौन? तो राजनीति का काम ये वन डे प्रोग्राम नहीं। हमारे जो जिनको हम समाजवादी, अंबेडकरवादी, बहुजनवादी कहते हैं, वो शिव जी के बाराती की तरह चुनाव के 2-3 महीना पहले उठते हैं, भभूत लगाते हैं, हाँ, सांप आप लपेट के चल देते हैं कि अब चलो कागज में जोड़ लेते हैं, दलित, मुस्लिम, यादव, ये जोड़ लिया, चुनाव में चले गए। तो वैसा होता नहीं है, वो कैलकुलेशन होता नहीं। हम लोग भी सड़क पे रहते हैं, पढ़ाते जरूर है दिल्ली में, लेकिन हर हफ्ता बाहर ही हम लोग घूमते रहते हैं। पॉलिटिक्स इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। ये चुनाव तो एक दिन होता है ना 5 साल में, उसकी खेती तो 5 साल करनी होती है। किसी पार्टी का मैं देखता हूं अब न अखबार निकल रहा है, न कोई मैगजीन निकल रहा है, न संवाद हो रहा है। मुझे लगता है समाजवाद के केंद्र में लोहिया की किताबें पूरी नहीं होगी, ऑफिस में जाके पता करिए, न कोई पढ़ता होगा। उसी तरह जो अंबेडकरवाद का ढोल पीट रहे हैं, उनके ऑफिस में अंबेडकर की राइटिंग्स, स्पीचेज भी नहीं होंगे, न कोई पढ़ता होगा। तो जो वैकल्पिक धारा थी, डॉक्टर अंबेडकर, मैं बार बार पढ़ता हूं, उन्होंने 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहा, माइनॉरिटी के बारे में जो स्टेटमेंट, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट, संविधान सभा में कहा। आखिरी लाइन सुनाता हूं, लंबा भाषण, उनका लंबा लंबा भाषण होता था। कहते हैं कि मेरी राय में ये संविधान जो है व्यवहारिक है, लचीला है, और देश को शांति और युद्ध जनित स्थितियों में एक सूत्र में बांधे रखने में समर्थ है। मैं कह सकता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां होती हैं या रह गई हैं, तो उसका कारण यह नहीं है कि संविधान खराब है, कि हमारा संविधान गलत है, बल्कि कारण यह है, यह कहना पड़ेगा कि इंसान ही धूर्त था, इंसान ही धूर्त। वही 25 नवंबर को जब संविधान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब वो पेश करते हैं संविधान सभा में, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संविधान भले ही कितना अच्छा हो, लागू करने वाले लोग अगर ठीक नहीं है। अंबेडकर पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, संवैधानिक नैतिकता पे हर समय बल देते थे। कह रहे थे कि संविधान अगर खराब हो और लागू करने वाले लोग अच्छे हो, तो संविधान अच्छा हो सकता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि संविधान पर अमल करना पूरी तरह से संविधान पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को, जैसे कि कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का काम, इंस्टीट्यूशंस, इन विभागों का काम हमेशा लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब किस प्रकार पेश आएंगे, यह कैसे कहा जा सकता है? इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आएंगे, यह जाने बगैर संविधान के बारे में कोई भी टिप्पणी करना निरर्थक होगा। आज जो लोग सीबीआई, ईडी और इससे डर रहे हैं और जेल जाने से डर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि जब आपकी सरकारें होती हैं, तब ये स्लीपर सेल आपकी सरकारों में भी कैसे घुस जाता है? कैसे घुसता है आपकी सरकारों में भी वही लोग? ये कैसे होता है ओवरनाइट कि अभी सोशलिस्ट है, अभी अंबेडकरवादी है, ओवरनाइट बीजेपी में चला जाता है, और उसी के लोग आपकी सरकार में भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहते हैं। जब यूनिवर्सिटी में हजारों पोस्ट खाली थी 10-10, 15-15 साल से, आपने भरे क्यों नहीं? राजनीति सिर्फ संसद और विधानसभा नहीं चलाता है, राजनीति संस्थाएं चलाती हैं, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। अंबेडकर कह रहे हैं इसके पहले वाले भाषण में
कि मैं राजनीति से हटकर मैं संस्थाओं का निर्माण करना चाह रहा हूं। मैंने सिद्धार्थ कॉलेज खोले हैं, मिलिंद कॉलेज खोलने वाला, प्रिंटिंग प्रेस, भूषण प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं और बहिष्कृत भारत मूक नायक निकाल रहे हैं, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना रहे हैं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना है। तो समाजवादी आंदोलन का एक गैर अंग्रेजीवाद भी जो है मैं एक समझता हूं कारण है कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था। और जितने हिस्ट्री में भी राइटिंग हुए ज्यादातर अंग्रेजी में हुए, इसलिए साइंटिफिक नॉलेज हिंदी पट्टी में पहुंच ही नहीं पाया। तो संस्थाओं का निर्माण नहीं होता, सरकारें होती हैं, हम लोग सिर्फ एमएलए एमपी मिनिस्टर समझते हैं कि यही पॉलिटिक्स है। नो, पॉलिटिक्स हमारा बात करना भी पॉलिटिक्स है, हमारा लिखना भी पॉलिटिक्स है, हमारा प्रोटेस्ट भी पॉलिटिक्स है। एंड व्हेन ऑपरेशन बिकम्स सिस्टम, देन लेट्स मेक रेसिस्टेंस फैशनेबल। जब व्यवस्था दमनकारी हो जाए तो प्रतिरोध को फैशन बनाना चाहिए, फैशन कोशेंट, और लड़ना चाहिए। कोई थिंक टैंक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक दो बात सर और कहता हूं, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक बात और मैं रखना चाहता हूं संविधान सभा से ही, कि बहुत ही बार बार उसको पढ़ा जाना चाहिए 25 नवंबर के भाषण को। आज जो हो रहा है इस देश में, उसकी अभिव्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर को ही कर दी थी, 25 नवंबर 1949। वो उसी भाषण में कह रहे हैं कि भारत में रिपब्लिकन सिस्टम नहीं था, ऐसी बात नहीं। वो बुद्धिस्ट टाइम के रिपब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट संघ तो रिपब्लिकन फॉर्म ही था ना, वो एक गणतांत्रिक प्रणाली ही था, वैसे ही चलता था। हमने इस देश के कुछ गद्दारों की वजह से वो सिस्टम खराब किया, भारत हजारों साल गुलाम रहा। कहते हैं, शंका जाहिर करते हैं कि भारत ने यह जनतांत्रिक पद्धति गंवाई है। अब क्या दूसरी बार भी वह गंवाने वाला है, मैं नहीं जानता। लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना, भारत के लिए उसका बिल्कुल नया लगना स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक है। यहां हो सकता है कि नया लगे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए नई बात है। यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा। अभी देख लीजिए, अभी जो चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेसी, हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलते हैं जाके, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और यहां क्या हो रहा है देख लीजिए, यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना पैदा होने की ज्यादा गुंजाइश सब सामने है। मैं अंतिम में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मास्टर आदमी में 1 घंटा बोलने के आज, लेकिन कंक्लूड कर देता हूं कि यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको समाजवाद पढ़वाया जाए, और अंबेडकरवादी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको अंबेडकर के कुछ नहीं तो हम सिलेक्टेड राइटिंग से निकाल रहे हैं। अब एक धर्मांतरण नाम से आ रहा है और दूसरा कुछ चुनिंदा दस्तावेज लेकर आएंगे, कुछ नहीं 200 पेज पढ़ लो, फ्री में देंगे। अब पढ़ो और एक्शन में आओ, एक्शन में आइए। तो डॉक्टर अंबेडकर को फिर एक बार कोट करते हुए बात खत्म करता हूं। वो कहते हैं कि बहुत ही सीरियस काम है राजनीति करना, और इसके लिए जो पॉलिटिशियन हैं उनको इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था, तमाम चीज की जानकारी होनी चाहिए। उनको शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यहां हमारे नेता लोग को तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट लोग से मिलने में डर लगता है कहीं कुछ मांग ही नहीं लेगा। भाई अंबेडकर के जमाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने सारे लोग थे, कितने को आप जानते हैं?
कबीर के जमाने में इतने राजे महाराजे रहे होंगे, कितने को आप जानते हैं? तो सब लोग कुछ मांगने नहीं जाता है, कुछ लोग कुछ देने भी जाता है कि रख लीजिए। तो मुझे लगता है मैं सुन रहा था सुनीलम जी को सुबह, मेरी सहमति है उनसे कि फिलहाल देश पर खतरा, आरएसएस, संविधान पर खतरा, सीधा और सीधा राष्ट्रवाद चल रहा है। लेकिन चाइना कितना बॉर्डर कब्जा किया उस पर आवाज नहीं निकल रही। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राष्ट्र सिर्फ नारा नहीं है, राष्ट्र बनता है लोगों से। और जिस तरह का माहौल 10 साल से चल रहा है, हम लोग पे तो इतने मुकदमे चल ही रहे, अब क्या है, अब थोड़ी वापसी, पीछे टांग थोड़ी जाकर लिखेंगे ही, बोलेंगे ही, वापसी तो होना नहीं। तो दोस्तों, सवाल हमें इसीलिए कहा ना कि बहुत सारे हमारे ही लोगों ने इस दक्षिण पंथ राजनीति को सर्टिफिकेट दिया और धीरे धीरे नासूर वो विकराल हो गया। अब उन्हीं को निकल रहा है, उन्हीं को निकल रहा है। इसलिए जितना मैं क्रिटिक मैं दक्षिण पंथ को करता हूं, उतना ही क्रिटिक अभी वो इलेक्शन मोड में जा चुका है और यहां भी सीट एडजस्टमेंट चल रहा है। कोई सीट बेचेगा, कोई 10 सीट लेके 15 बेच देगा, कोई कुछ करेगा। अरे यार, यहां बात समझो। जब शहर पे बम गिरता है तो न मंदिर देखता है न मस्जिद देखता है। भले ही आप कितना भी मजबूत आप बंकर बना ले, चोट आपको भी लगनी है। हो सकता है मैं पहले जाऊं, आपका नंबर बाद में है। तो इसको बहुत गंभीरता से ले। चुनाव का समय है। कुछ एक्टिविस्ट, बोलने वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जो सवाल उठाएं, तो सवाल उठाने वाले केस में और आरा मशीन और दारू का ठेकेदार सब जो है ना, वो सब सांसद विधायक बनेगा तो वैचारिक चुनौती कैसे आप देंगे? ये सवाल है। तो इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब ठीक ठाक कीजिए और समाजवादी एजेंडा भी लाइए। खाली चुनाव नहीं है। अगर रास्ता सब अडानी के घर ही जा रहा है, सारी सरकारों का रास्ता, तो हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। शुक्रिया। जय भीम।